गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अब तक की सूचना के मुताबिक 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की आबादी का 7वां हिस्सा विस्थापित हो गया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक कम से कम $10 अरब का नुकसान हुआ है। संकट की इस स्थिति में स्वाभाविक ही दुनिया भर से मदद की पेशकश आने लगी है, लेकिन जिस तरह की आर्थिक चुनौतियों से पाकिस्तान पिछले कुछ समय से गुजर रहा है, उनके मद्देनज़र इस आपदा से उपजी मुश्किलें इन सहायता सामग्रियों से हल होने वाली नहीं हैं। बेशक इनसे तात्कालिक मदद मिल जाएगी, जो अभी ज़रूरी भी है, लेकिन कठिनाइयाँ कई स्तरों पर आने वाली हैं। बाढ़ के चलते खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इस लिहाज से कुछ समय बाद वहाँ खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत हो सकती है। बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की सप्लाई बाधित हो गई है और इनकी कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण है कि उनकी सरकार सब्जियां या और अन्य खाद्य वस्तुएं भारत से आयात करने पर विचार कर सकती है। सर्वविदित है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अरसे से अच्छे नहीं चल रहे हैं। फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की इस विभीषिका को देखते हुए पाकिस्तान के लोगों के प्रति संवेदना जताई और उम्मीद जताई कि वहाँ जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, संकट काल में पाकिस्तान के लिए सहायता की घोषणा करने पर भी विचार चल रहा है। ध्यान रहे, दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव का प्रभाव आपसी व्यापार पर भी पड़ा है। फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया था। उसने पाकिस्तान से होने वाले आयात को बैन तो नहीं किया, लेकिन वहां से आने वाले माल पर शुल्क 200% तक बढ़ा दिया। इसके बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म किए जाने पर पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान खान सरकार ने भारत से हर तरह के व्यापार को स्थगित कर दिया था। हालांकि उसके बाद से धीरे धीरे दवाओं और अन्य कई वस्तुओं के व्यापार की इजाज़त मिली है, लेकिन फिर भी यह 2019 के सालाना $2.6 अरब के स्तर से काफ़ी नीचे है। ऐसे में दोनों देश चाहे तो बाढ़ के रूप में आई इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। सच है कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया बेहद जटिल है, लेकिन इस जटिलता को एक तरफ करके फिलहाल कम से कम व्यापार को धीरे धीरे सामान्य रूप देने पर सहमति हो जाए तो वह भी एक उपलब्धि होगी। मार्च 2021 में तमिलनाडु के मदुरै दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार थुलम सरवनन ने जनता के सामने असाधारण चुनावी भेंट की पेशकश की।
मसलन हर घर के लिए 1 करोड़ रुपये, घर की सफाई के लिए हर गृहिणी को एक रोबोट, नया कारोबार शुरू कर रहे युवाओं को 1 करोड़ रुपये, हर घर परिवार को कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये, चांद की 100 दिन की यात्रा, लोगों को सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए 300 फुट का कृत्रिम ग्लेशियर आदि इतने सारे मेगा वादे के बावजूद यह चुनाव हार गए। हालांकि उनके वादे सत्ता में आने की होड़ में लगे प्रमुख राजनीतिक दलों के वादों से बहुत दूर या अलग भी नहीं थे। आज तमाम राजनीतिक दल मुफ्त रेवड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन यह आज शुरू नहीं हुआ। 1967 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी चुनी जाती है तो लोगों को 1 रुपये में 4.5 किलो चावल का बैग मिलेगा। उनके अभियान ने पार्टी को जीत दिलाई। विडंबना यह रही कि पार्टी अपना वादा निभाने में नाकाम रही और 1 रुपये में 1 किलो चावल देने की योजना भी समाप्त हो गई। लेकिन यह प्रवृत्ति जारी रही। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और बात चावल से आगे मुफ्त गैस स्टोव, रंगीन टीवी, लैपटॉप, घरेलू काम के लिए भुगतान आदि देने तक आ गई। आज यह प्रवृत्ति दलों और राज्यों की सीमा को पार कर गई है। दिल्ली सरकार शहर के मतदाताओं को एक तय सीमा तक पानी और बिजली मुफ्त दे रही है। हिमाचल सरकार स्थानीय लोगों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गांवों में मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट दे रही है। असम सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नकद लाभ योजनाओं की घोषणा की है। इनमें 9 लाख लाभार्थियों को 2 महीने के लिए 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 17 लाख सीमांत आय वाले परिवारों को 830 रुपये के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और 2 लाख युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50-50 हज़ार रुपये प्रदान करने जैसी योजनाएं हैं। क्या ऐसी नीतियों की ओर मुड़ने का आशय यह है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने गरीबी और असमानता से निपटना छोड़ दिया है? दरअसल सार्वजनिक संपत्ति, सामाजिक क्षमता निर्माण पर जोर देने के बजाय भारत के नीति निर्माताओं ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण की ओर रुख करते हुए कल्याणवाद की राह पकड़ी है। समय के साथ इस तरह के वादों के बड़े आर्थिक नतीजे भी सामने आए हैं। कई राज्यों को हाल ही में घोषित मुफ्त के आश्वासन पूरे करने के लिए धन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मसलन आंध्र प्रदेश ने मौजूदा वित्त वर्ष में जिन मुफ्त उपहारों की घोषणा की, उसके लिए उसे अपने कर राजस्व का 30.3% खर्च करना होगा। इस मुद्दे पर मतदाताओं के साथ भी बहस और संवाद चाहिए। आखिर देश के मतदाता भारतीय नीति निर्माताओं से लंबे समय से निराश हैं कि वे लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार के बदले अल्पकालिक लाभ देने की राह पर बढ़ रहे हैं। इस तरह की बहस और संवाद की सकारात्मक पहल से एक अलग राज्य और समाज उभर सकता है। एक ऐसा राज्य जो सक्षम सार्वजनिक अस्पतालों,
बेहतर स्कूलों का नेटवर्क तैयार करने के साथ कामकाजी आबादी को कौशलीकृत करे और निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे। स्टॉप।